चलो समझो ना। देखो पहले हम लोग कल रिवाइज कर लेते, ठीक है। पहले आज का टॉपिक जान लेते हैं कि आज पढ़ना क्या है। आज हम लोग पाषाण काल जो हम लोग कल पढ़े थे ना, उसका फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन जो होगा उसको जानेंगे। यह कह सकते हैं कि आज के इस वीडियो में हम लोग या क्लास में, है ना, हम लोग पाषाण काल से बनने वाले जो भी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव होंगे ना, या जो भी सवाल होंगे ना, वो सारे सवाल के जवाब इस वीडियो में हम लोग जानेंगे, ठीक है। और रैंडम जो फैक्ट होगा अलग अलग से, है ना, अलग अलग स्थल से, उसके बारे में जानेंगे। और कल हम लोग नवपाषाण काल, मध्य पाषाण काल के जो भी स्थल थे, मतलब जहाँ से मध्य पाषाण काल के या नवपाषाण काल के जो भी साक्ष्य मिला है, उस स्थल के बारे में कल हम सिर्फ 2 स्थल के बारे में जाने थे, ठीक है। आज हम लोग मध्य काल के स्थल के बारे में भी जानेंगे और नवपाषाण काल के स्थल के बारे में भी जानेंगे, ठीक है। पहले हम लोग कल वाला रिवाइज पहले कर देते हैं, ठीक है। कल क्या पढ़े थे कि इतिहास के फादर कौन है और क्यों उन्हीं को इतिहास का फादर कहा जाता है, और इतिहास किसे कहा जाता है, ठीक है। और इतिहास को कितने भागों में बांटा गया और किसने कितने भागों में बांटा है और किस आधार पे, पहले इसको जान लेते हैं, ठीक है। समझो, सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि इतिहास कहते किसको, ठीक है। देखो कोई भी गुजरा हुआ समय इतिहास कहलाता है, लेकिन सारा गुजरा हुआ नहीं, मतलब सिंपल सा समझ लो, गुजरा हुआ समय इतिहास कहलाता है, पर सभी गुजरा हुआ समय इतिहास नहीं कहलाता है। वैसा गुजरा हुआ समय जिसका हमारे देश पर कुछ न कुछ प्रभाव पड़ा हो, वही गुजरा हुआ समय इतिहास कहलाता है। जैसे कि कोरोना गुजरा हुआ समय है, तो क्या यह इतिहास कहलाएगा? हाँ, ये इतिहास कहलाएगा, क्योंकि इसका इम्पैक्ट, कोई ना कोई प्रभाव, कुछ ना कुछ प्रभाव हमारे देश पर पड़ा है, इसलिए ये क्या कहलाएगा? इतिहास कहलाएगा। इतिहास में कुछ दिन बाद या अभी भी एग्जाम में सवाल आते हैं, ठीक है। तो इतिहास किसे कहते हैं? तो वैसा गुजरा हुआ समय जिसका हमारे देश पे कुछ न कुछ प्रभाव पड़ा हो, वैसा समय या टाइम इतिहास कहलाता है। हो गया। अब हम लोग जान लेते हैं कि इतिहास के जनक कौन है। इतिहास के जनक कौन है? तो इतिहास के जो जनक है उनका नाम है हेरोडोटस। हेरोडोटस। अब हेरोडोटस को क्यों कहा जाता है? क्योंकि सबसे पहले हेरोडोटस नामक जो व्यक्ति है, इन्होंने सबसे पहले गुजरे हुए खास बात को अपने डायरी में या किताब में, है ना, डेट के साथ लिखना शुरू किए थे, ठीक है। इस वजह से इनको इतिहास का पिता कहा जाता है। और जिस डायरी में लिखे थे या जिस किताब में लिखे थे, उस किताब का नाम है हिस्टोरिका। क्या नाम है? हिस्टोरिका। तो इनके जो किताब है या ग्रंथ है, उनका नाम क्या है? हिस्टोरिका। तो एग्जाम में सवाल पूछा जा सकता है, हिस्टोरिका के लेखक कौन है? तो बता देंगे हेरोडोटस। इतिहास के जनक कौन है? तो क्या होगा? हेरोडोटस। समझ में आ गई होगी। इतिहास किसे कहते हैं? तो वैसा गुजरा हुआ समय जिसका हमारे देश पर कुछ न कुछ प्रभाव पड़ा हो, है ना, तो वैसे काल को या समय को इतिहास कहा जाता है, या वैसे बात को इतिहास कहा जाता है, ठीक है। इतिहास के जनक हेरोडोटस। इतिहास जनक क्यों? क्योंकि ये सबसे पहले अपने किताब हिस्टोरिका में लिखे थे, जिस वजह से, ठीक है। इसके बाद हम लोग जाने थे कि थॉमसन नाम का व्यक्ति जो था, हमारे इतिहास को 3 भागों में बांटा था, मिलने वाले सामानों के आधार पे या प्रयोग के आधार पे, है कि नहीं। तो सबसे पहले के जो लोग था वो पत्थर का प्रयोग करते थे, इसलिए थॉमसन नाम का जो व्यक्ति था, थॉमसन नाम का जो व्यक्ति थे, है ना, विद्वान थे या अंग्रेज थे, इन्होंने हमारे भारत के इतिहास को, है ना, जो प्रयोग करते थे ना, तो प्रयोग के आधार पे या मिलने वाले साक्ष्य के आधार पे इन्होंने हमारे भारत के इतिहास को 3 भागों में बांट दिया है। सबसे पहले पत्थर मिला है, तो इन्होंने बोल दिया है पत्थर का काल, मतलब पाषाण काल। संस्कृत में पाषाण बोला जाता है पत्थर का मतलब, ठीक है। तो ये क्या बोल दिए? पाषाण काल। फिर इसके बाद इन्होंने देखा कि कांसा का प्रयोग ज़्यादा मिला है इस काल का, इसलिए इन्होंने कह दिया कांस्य युगीन। कांस्य युगीन या कांस्य काल, ठीक है। इसके बाद इन्होंने देखा कि लोहा का प्रयोग ज़्यादा दिख रहा है, इसलिए इन्होंने कह दिया लौह युगीन या स्टोन आयरन एज, ठीक है। चलिए, फिर इसके बाद एक और वैज्ञानिक आए या एक और विद्वान आए, जिन्होंने हमारे भारत के इतिहास को 3 भागों में वो भी बांटे, पर वो ये देखे कि किस काल के लोग पढ़े थे या किस काल के लोग पढ़े लिखे नहीं थे। इस आधार पे उन्होंने हमारे देश को 3 भागों में बांट दिया। उस विद्वान का नाम ब्रूस है, जिन्होंने हमारे भारत के इतिहास को 3 भागों में बांट दिया है। पहला इन्होंने कहा है प्राक ऐतिहासिक काल, ठीक है। फिर इसके बाद प्री हिस्टोरिक एरा। फिर इसके बाद इन्होंने कहा आध ऐतिहासिक काल।
फिर इन्होंने कहा है ऐतिहासिक काल, एकदम असल ऐतिहासिक काल में हम लोग आ गए। चलिए, इतना हम लोग कल जान चुके थे, है ना, इसके बारे में अच्छे से जान चुके थे। ठीक, शॉर्ट हम लोग रिवीजन कर लेते हैं ताकि, है ना, याद रहे। इसके बाद हम लोग जाने थे कि प्राक ऐतिहासिक काल जो है इसी के अंदर पाषाण काल को रखा गया है, सेम ही है ना। और तब उसके बाद हम लोग पाषाण काल के बारे में अच्छे से एकदम डीप स्टडी किए थे। फिर इसके बाद हम लोग जाने थे कि पाषाण काल एक लंबा पीरियड था, 30 लाख से लेकर 1000 ईसा पूर्व था, है ना, जिस वजह से इसको 3 भागों में बांट दिया गया है। पहला को बोला गया है, क्या बोला गया है, पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल। फिर उसके बाद बोला गया है मध्य पाषाण काल, क्या बोला गया है, मध्य पाषाण काल। फिर इसके बाद बोला गया है नवपाषाण काल। ठीक है, तो ये हमारे भारत के इतिहास को 3 भागों में बांट दिए हैं इन दोनों विद्वानों ने, है ना। इसके बाद पाषाण काल लंबा एक पीरियड था या परिवर्तन ज़्यादा हुआ था, इस आधार पे, है ना, पाषाण काल को भी 3 भागों में बांट दिया गया है, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल। ठीक है, इसके काल के बारे में भी हम लोग जान चुके हैं। आज हम लोग शॉर्ट रिवीजन कर लेते हैं कि पूरा पाषाण काल के बारे में हम लोगों को किसने बताया। तो पूरा पाषाण काल के बारे में हम लोगों को किसने बताया, रॉबर्ट ब्रूसफुट ने हम लोगों को पूरा पाषाण काल के बारे में बताया। ठीक है, तो रॉबर्ट ब्रूसफुट ने हम लोगों को पूरा पाषाण काल के बारे में जानकारी दी। कब, तो ये 1863 ईस्वी में। ठीक है, फिर इसके बाद मध्य पाषाण काल के बारे में हम लोग को जानकारी देने वाले जो हैं वो है लॉर्ड कर्साइल। इन्होंने हम लोगों को मध्य पाषाण काल के बारे में जानकारी दिए थे। कौन, तो लॉर्ड कर्साइल जो विद्वान थे या अंग्रेज थे, इन्होंने हम लोग को जानकारी दी है। कब, 1867 ईस्वी में। फिर इसके बाद नवपाषाण काल के बारे में हम लोग को जानकारी जो दिए हैं वो थे सर जॉन, है ना। कल हम लोग यहाँ पे ब्लॉक बोल दिए थे, ठीक है, लेकिन असल में यहाँ पे होगा लुबाक, है ना, कल बोलने में हमसे गलती हो गई थी। ठीक है, तो सर जॉन लुबाक नामक जो अंग्रेज़ है, इन्होंने हम लोग को नवपाषाण काल के बारे में जानकारी दिए थे। कब, तो 1865 ईस्वी में। इतना कल हम लोग एकदम अच्छे से स्टडी किए थे। ठीक है, आज के इस वीडियो में हम लोग शुरू में बता चुके थे कि आज हम लोग इस क्लास में, है ना, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल में जो स्थल थे ना, तो उन स्थलों को जानेंगे, क्योंकि वही स्थल से हम लोगों को मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल के बारे में जानकारी हुआ है ना। तो इनके जो भी स्थल है या जो भी जगह है, उनके जगह के बारे में अच्छे से आज हम लोग जानेंगे। समझ में आ गई? ठीक है, और हम लोग ऐसे ही जो रैंडम फैक्ट होते हैं, है ना, इस काल से संबंधित, पाषाण काल से संबंधित, इसको जानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग मध्य पाषाण काल से जुड़े जो भी स्थल हैं जहाँ से हमको जानकारी मिला है ना, उसको जान लेते। ठीक है, तो अब हम लोग अच्छे से सुनेंगे, वो तो रिवाइज था। ठीक है, तो अब हम लोग अच्छे से जानते हैं कि पाषाण काल में, पूरा पाषाण काल में ये स्थल थे, बता चुके थे कि सोहन नदी है, जिसको सोहन संस्कृति बोला जाता है, वहाँ से हम लोगों को पूरा पाषाण काल के बारे में जानकारी हुआ। ठीक है, तो अब हम लोग मध्य पाषाण काल के बारे में जान लेते हैं। ठीक है, यहाँ के प्रमुख स्थल के बारे में जान लेते हैं जहाँ से हम लोगों को मध्य पाषाण काल के बारे में जानकारी मिला। और जानकारी किसने दिया? लॉर्ड कर्साइल। कब? 1867 ईस्वी में। ये सब ईस्वी है, समझ में आ गया? चलिए, तो मध्य पाषाण काल में हम बता चुके थे कल कि मध्य पाषाण काल के जो लोग थे वो पहले की तुलना में ज़्यादा विकसित हो गए थे, ज़्यादा ज्ञानी हो गए थे ये। ठीक है, लेकिन बहुत ज़्यादा विकसित तो नहीं हुए थे, फिर भी ये लोग पशुपालन करना सीख गए थे। ठीक है, तो इसमें पशुपालन करने का हम लोगों को साक्ष्य मिला है। तो पशुपालन करने का इस काल का, है ना, पशुपालन करने का साक्ष्य हम लोग को मिला है। कहाँ से मिला है? तो हम लोग को सबसे पहले मिला है कि एक आदमगढ़ नामक एक जगह है। आदमगढ़ नामक एक जगह है। यह जगह कहाँ पे है? तो आदमगढ़ कहाँ पे है? तो ये मध्य प्रदेश में है। ठीक है, ठीक है, तो मध्य प्रदेश में एक आदमगढ़ नामक एक जगह है या स्थल है। यहाँ से हम लोगों को पशुपालन, मतलब पशु पालने का साक्ष्य यहाँ से मिला है। ठीक है, फिर इसके बाद देखा जाए तो बागौर एक जगह है, बागौर, तो यहाँ से भी हम लोग को पशुपालन करने का साक्ष्य मिला है। और ये बागौर जो है ये राजस्थान में है।
ठीक है। तो बागौर एक जगह है, यह भी राजस्थान में, यहाँ से भी हम लोगों को पशुपालन करने का साक्ष्य मिला है। ठीक है। एक और जगह है सराय बहादुर राय। ठीक है, कल के क्लास में शायद नहीं बताए थे। ठीक है, तो सराय बहादुर राय, सराय बहादुर राय है, ये भी एक स्थल है। ये स्थल जो है उत्तर प्रदेश में, शॉर्ट में यूपी लिख देते हैं। ठीक है, तो सराय बहादुर राय ये उत्तर प्रदेश में है। यहाँ से भी पशुपालन करने का हम लोग को साक्ष्य मिला है। और किस काल का है? तो ये मध्य पाषाण काल का है। समझ में आ गया होगा कि मध्य पाषाण काल का हम लोग प्रमुख जो स्थल है जहाँ से हम लोगों को मध्य पाषाण काल के बारे में जानकारी हुई। ठीक है, तो वो स्थल में सबसे पहला स्थल है आदमगढ़, जिससे आदमगढ़ से हम लोग को पशुपालन करने का साक्ष्य मिला है ना। फिर उसके बाद बागौर से मिला है, फिर उसके बाद सराय बहादुर राय से मिला है। और ये सब कहाँ पे है? डायरेक्टली एग्जाम में पूछा जा सकता है ना, कि बागौर किस राज्य में है? सिंपल सा सवाल पूछ देगा। ठीक है, तो क्या बताइएगा कि बागौर राजस्थान में है। फिर पूछा जा सकता है सराय बहादुर राय जो स्थल है वो किस राज्य में है? तो बता दीजिएगा उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, इतना बात समझ में आ गया होगा। चलिए, अब यहाँ से हम लोगों को है ना दो जगह है ना, वहाँ से ना अलग अलग चीज़ पर हम लोग को साक्ष्य मिला है मध्य पाषाण काल का ही। ठीक है, एक है दमदमा। ठीक है, दमदमा एक स्थल का नाम है। ये भी कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में। कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में। यहाँ से हम लोगों को हड्डियों का ढेर मिला है, कह सकते हैं। मतलब मध्य पाषाण काल का ही दमदमा एक जगह है जो उत्तर प्रदेश में है। यहाँ से हम लोगों को बहुत ज़्यादा हड्डी मिला है। ठीक है, कह सकते हैं 100 मिला, लाश मिला है। अब हड्डी मिला मतलब मरा हुआ आदमी होगा या फिर मर गया होगा, तो लाश ही मिला है ना, कह सकते हैं। तो अभी तो हड्डी है, पूरा गोश्त खत्म हो गया, गल गया है ना। तो दमदमा से है ना हम लोग को हड्डी मिला है, या कह सकते हैं 100 बहुत ज़्यादा यहाँ से मिला है। बात समझ में आ गया होगा। ठीक है, फिर इसके बाद एक और जगह है जिसका नाम है महदहा। क्या नाम है? महदहा। ये भी उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, और यहाँ से हम लोगों का हड्डियों का बना हुआ औजार मिला है। हड्डियों का बना हुआ क्या मिला है? औजार मिला है। ठीक है, तो एग्जाम में सवाल पूछा जा सकता है कि मध्य पाषाण काल में हड्डियों का बना औजार किस स्थल से मिला है? तो बता दीजिएगा महदहा से मिला है। फिर पूछा जा सकता है कि महदहा कहाँ है? तो ये बता दीजिएगा भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में है। ठीक है, तो यहाँ से क्या मिला है? हड्डियों के औजार मिले हैं। हड्डियों के औजार मिले हैं। इतना तक समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो ये मध्य पाषाण काल से। और एक और है ना कि मध्य पाषाण काल का ही एक स्थल है जिसका नाम है भीमबेटका। ठीक है, एक स्थल है जिसका नाम क्या है? भीमबेटका। ठीक है, भीमबेटका। यहाँ से भी हम लोगों को भीमबेटका कहाँ पे है? तो ये है मध्य प्रदेश में। ठीक है, यहाँ से हम लोगों को शैल आश्रय मिला है। ठीक है, मतलब गुफा मिला है। यहाँ से क्या मिला हम लोग को? गुफा मिला है। ठीक है, तो एग्जाम में पूछा जा सकता है कि गुफा कहाँ से मिला है? मतलब शैल गुफा, मतलब जो पत्थर का बना हुआ रहता है ना स्पेस, उसमें सब लोग आदिमानव लोग कह सकते हैं या मध्य पाषाण काल के लोग इसमें रहते थे। तो वहाँ पे भी कुछ साक्ष्य मिला होगा, जिसकी वजह से हम लोग को पता चला कि भीमबेटका एक जगह है जहाँ जो मध्य प्रदेश में, यहाँ से हम लोगों को है ना क्या मिला है? तो शैल चित्र मिला है। इसको उल्टा भी करके पूछ सकता है। हाँ, शैल चित्र या आश्रय भी मतलब गुफा घर। हम लोग को ये प्रमाण मिला कि हो सकता मतलब हड्डी मिला है, जिससे यह पता चला कि मध्य पाषाण काल का ही भीमबेटका में जो मध्य प्रदेश में यहाँ पे लोग है ना गुफा में रहते थे, जिसे शैल आश्रय कहते हैं। गुफा में रह के कुछ चित्रकारी भी करते थे। ठीक है, जिसकी वजह से है ना शैल चित्र भी कहा जा सकता है। तो शैल चित्र कहाँ मिला है? तो ये भीमबेटका में जो है मध्य प्रदेश, वहाँ पे मिला। मतलब मध्य प्रदेश में जो भीमबेटका है ना यहाँ पे मिला है। ठीक है, तो ये सारा हम लोग जान लिए मध्य प्रदेश का जो प्रमुख स्थल है जहाँ से हम लोगों को मध्य प्रदेश के बारे में जानकारी मिली। और भी बहुत स्थल है जहाँ से हम लोगों को मध्य पाषाण काल के बारे में जानकारी हुई, लेकिन प्रमुख ये है कि यहाँ से हम लोगों को मध्य प्रदेश के मध्य पाषाण काल के बारे में जानकारी हुई। ठीक है, तो समझ में आ गई होगी कि आदमगढ़ है जो मध्य प्रदेश में, यहाँ से हम लोग को सबसे पहले पशुपालन करने का साक्ष्य मिला। फिर इसके बाद बागौर है जो राजस्थान में, यहाँ से भी हम लोग को पशुपालन करने का साक्ष्य मिला। और सराय बहादुर राय है जो उत्तर प्रदेश में है, यूपी में है, यहाँ से भी हम लोग को पशुपालन करने का साक्ष्य मिला है जो कि मध्य पाषाण काल का था। ठीक है, फिर इसके बाद दमदमा में 100 मिला है जो कि मध्य पाषाण काल का है।
महदहा, ये भी उत्तर प्रदेश में, यहाँ से हड्डियों के बना हुआ औजार मिला है। मतलब हड्डियों के वो लोग अपना औजार बनाए होंगे शिकार करने के लिए। फिर उसके बाद भीमबेटका जो मध्य प्रदेश में, यहाँ से शैल आश्रय या शैल चित्र मिला है, गुफा घर मिला है। ये सब मध्य पाषाण काल से संबंधित है। तो एग्जाम में सवाल पूछे जा सकते हैं, तो यहाँ से आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग जानेंगे कि नवपाषाण काल में क्या क्या हम लोगों को मिला। ठीक है, तो नवपाषाण काल में है ना किस किस जगह से क्या क्या मिला, तो सबसे पहले इसको आप नोट कीजिए, फिर हम लोग नवपाषाण काल के स्थल के बारे में जानेंगे। ठीक है, चलिए तब अब हम लोग आगे जान लेते हैं। मध्य पाषाण काल के जो भी स्थल थे जान लिए। ठीक है, अब हम लोग नवपाषाण काल के जो भी प्रमुख स्थल है इसको जान लेते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में सबसे पहला जो स्थल है मेहरगढ़। ठीक है, अरे यार मेहरगढ़, तो इस मेहरगढ़ स्थल के बारे में हम लोग अच्छे से जान चुके हैं, है ना, कि मेहरगढ़ जो है यहाँ से सबसे पहले हम लोग को खेती करने का प्रमाण मिला है। ठीक है, खेती में जौ गेहूँ करने का बोने का प्रमाण हम लोग को मिला है, जिसका काल बताया गया है 7000 ईसा पूर्व। यही ना बताया गया था, कल बता चुके थे। फिर इसके बाद कुछ दिन पहले भारत में जो ये मेहरगढ़ कहाँ पे है, तो पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में है। ठीक है, फिर कुछ दिन पहले भारत में, कुछ साल पहले भारत में एक ऐसा स्थल मिला है जहाँ पे भी खेती करने का प्रमाण मिला है। ठीक है, और इसका काल बताया गया है 8000 ईसा पूर्व। तो इससे हमें यह पता चल रहा है कि मेहरगढ़ से भी पुराना ये क्या है, लोहुरादेव है। ठीक है, लोहुरादेव जो स्थल है ये, यहाँ पर भी हम लोग को खेती करने का प्रमाण मिला है, जौ गेहूँ ये सब बोने का प्रमाण मिला है कि यहाँ पे फसल हुआ था सबसे पहले। और ये लोहुरादेव है कहाँ, तो ये उत्तर प्रदेश में है। तो यहाँ से भी हम लोग को खेती करने का प्रमाण मिला है और इसका काल बताया गया है 8000 ईसा पूर्व बताया गया है। इसका मतलब सबसे पहले जो खेती का प्रमाण मिला है, हमको खेती करने का प्रमाण मिला है, वो लोहुरादेव है। तो यहाँ से एग्जाम में सवाल पूछा जा सकता है कि भारत में सबसे पहले खेती करने का, कृषि करने का साक्ष्य कहाँ से मिला है, साक्ष्य मतलब प्रमाण कहाँ से मिला है, तो आप बता दीजिएगा लोहुरादेव से मिला है। ठीक है, और लोहुरादेव कहाँ पे है ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो आप लोग बता दीजिएगा उत्तर प्रदेश में है। यहाँ से समझ में आ गया अच्छी तरह से, कोई दिक्कत है नहीं। चलिए आगे हम लोग, है ना, इतना तक तो देखे थे। ठीक है, इससे जुड़ा एक और बात जान लीजिए कि भारत में सबसे पहले, है ना, जौ जो है इस फसल का खेती करने का प्रमाण मिला है, जौ का। ठीक है, जौ गेहूँ दोनों हुआ है, चावल भी, गेहूँ, धान ये सब का खेती हुआ है ना, सरसों का, बैगन ये सब मान लेते हैं, सब कुछ का हुआ है। लेकिन सबसे पहले जो प्रमाण मिला है, सबसे पहला जो फसल करने का प्रमाण मिला है वो जौ का मिला है। ठीक है, तो यहाँ से एग्जाम में सवाल पूछा जाता है। ठीक है, चलिए, और सबसे पहले किस जानवर को पालतू बनाया गया, कुत्ता को। ठीक है, चलिए अब हम लोग एक और जगह का नाम जान लेते हैं, क्या, बुर्ज होम। बुर्ज होम। ठीक है, अब इसके बारे में जान लेते हैं कि ये है कहाँ। सबसे पहले ये जरूरी होता है ये जानना कि ये है कहाँ बुर्ज होम, तो ये कश्मीर में है, ये कश्मीर में है। ठीक है, हमारे भारत में, भारत के जो कश्मीर है वहाँ पे ये बुर्ज होम है। ठीक है, चलिए अब ये बुर्ज होम से क्या मिला है, तो यहाँ से हम लोगों को गर्त आवास मिला है। अब देखिए कश्मीर में बुर्ज होम है और कश्मीर में बहुत ठंडी पड़ती है ना, तो इस वक्त नवपाषाण के लोग जो थे वो ज्ञानी हो गए थे, तब बहुत ज़्यादा विकसित हो गए थे, तो है ना, तो इन लोग को दिमाग आ गया होगा कि ज़मीन के अंदर अगर गड्ढा खोन के रहेंगे ना हम लोग, तो हवा डायरेक्ट ऊपर से पास हो जाएगी और अंदर हवा नहीं जाएगी, जिसकी वजह से हम लोग को कम ठंडी लगेगी। ठीक है, तो इस वजह से ये लोग, है ना, यहाँ से हम लोगों को गर्त आवास मिला है, गर्त आवास मिला है। आवास मतलब रहना, गर्त मतलब ज़मीन के अंदर रहने का घर मिला है। ठीक है, तो गर्त आवास कहाँ से मिला है, तो बता देंगे बुर्ज होम से। अब बुर्ज होम कहाँ है, तो कश्मीर में। ठीक है, और यहाँ से एक और चीज़ मिला है, यहाँ से, है ना, मालिक के साथ साथ उसके कुत्ते को एक साथ दफनाया गया था, तो वो भी हम लोग को साक्ष्य मिला है कि मालिक है उसके कुत्ते को एक साथ दफनाया गया था। ठीक है, मालिक के 100 जो लाश है या कुत्ता का जो लाश है, उन दोनों को एक साथ दफनाए जाने का हम लोग को प्रमाण यहाँ से मिला है। कहाँ से, बुर्ज होम से। बस समझ में आ गया।
तो बुर्ज होम जो स्थल है वो कश्मीर में है। तो यहाँ से हम लोग को गर्त आवास मिला है, मतलब ज़मीन के अंदर गड्ढा खून के वहाँ पे रह रहे थे, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी ठंडी होती है, इस वजह से वो लोग गड्ढा करके अंदर रहते होंगे, ठीक है। और वहाँ से हम लोग को मालिक के 100 के साथ कुत्ते के 100 भी एक साथ मिला है, ठीक है। चलिए अब हम लोग चौथा जो हम लोग का जो स्थल है नवपाषाण काल का, तो क्या है, गुफ कराल। गुफ कराल, तो ये स्थल है, यहाँ से भी हम लोग को गर्त आवास मिला है, ठीक है। लेकिन खास बात यह है कि यहाँ से हम लोगों को है ना मृद भांड मिला है। क्या मिला है, मृद भांड। मृद मतलब मिट्टी, भांड मतलब बर्तन। तो यहाँ से हम लोग को मिट्टी का बर्तन मिला है सबसे पहले, ठीक है। तो एग्जाम में सवाल पूछा जा सकता है कि सबसे पहले मृद भांड कहाँ से मिला है, तो गुफ कराल से मिला है। और ये गुफ कराल कहाँ है, तो ये भी कश्मीर में है, ठीक है। तो यहाँ से क्या मिला है, तो हम लोग को यहाँ से सबसे पहला मृद भांड मिला है, यहाँ से हम लोग को। और यहाँ से भी गर्त आवास मिला है, ठीक है। तो यहाँ से भी हम लोग को गर्त आवास भी मिला है और गुफ कराल से हम लोग को मृद भांड भी हम लोग को मिला है। तो ये बात आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी, है ना। तो एग्जाम में सवाल डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि मृद भांड मतलब मिट्टी का बर्तन सबसे पहले कहाँ से मिला है, तो गुफ कराल से मिला है। और ये गुफ कराल है कहाँ, तो ये कश्मीर में है, ठीक है। चलिए और जगह क्या है, एक जगह का नाम है ना, जो उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर ज़िले में है ना, बेलन नदी के पास, बेलन घाटी के पास से हम लोग को साक्ष्य मिला है। तो इस स्थल का नाम क्या है, इस जगह का नाम क्या है, तो मिपकलीहल, ठीक है। तो ये मिपकलीहल नामक जो स्थल है, ये स्थल है कहाँ, तो यूपी के मिर्ज़ापुर के बेलन घाटी से। कहाँ से हम लोग को मिला है, तो मिपकलीहल जो है ये उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर के बेलन घाटी, बेलन नदी होगा ना, तो उसके साइड जो होते हैं ना उसको घाटी बोला जाता है, ठीक है। तो मिपकलीहल जो है उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर के मिपकलीहल से हम लोग को क्या मिला है, तो यहाँ से हम लोगों को है ना चावल मिला है, लेकिन 2 प्रजाति का अलग अलग चावल मिला है हम लोग को, ठीक है। तो 2 प्रजाति का अलग अलग चावल हम लोग को कहाँ से मिला है, मतलब 2 प्रजाति का चावल, 2 प्रजाति का चावल हम लोग को यहाँ से मिला है, ठीक है। तो एग्जाम में पूछा जा सकता है कि 2 प्रजाति का चावल कहाँ से मिला है, तो मिपकलीहल से मिला है। और ये भी अगर पूछा जा सकता है कि मिपकलीहल कहाँ है, तो मिपकलीहल मिर्ज़ापुर में है। अब मिर्ज़ापुर कहाँ है, तो उत्तर प्रदेश में, ठीक है। तो भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में मिर्ज़ापुर जो ज़िला है वहाँ पे बेलन घाटी जो नदी है, बेलन घाटी जो है, बेलन घाटी कह सकते हैं या बेलन नदी है, उसके बेलन घाटी में या बेलन घाटी के पास हम लोगों को है ना 2 प्रजाति के चावल मिला है, ठीक है। और ये किस काल से संबंधित है, तो नवपाषाण काल से संबंधित है, ठीक है। समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए एक और स्थल है जिसका नाम है चिरांद। क्या नाम है, चिरांद। तो ये चिरांद कहाँ है, तो ये चिरांद बिहार में, कहाँ पे है, तो बिहार के सारण जिला में है। चिरांद कहाँ है, सबसे पहले एग्जाम में पूछा जा सकता है कि चिरांद कहाँ है, तो क्या बोलेंगे हम लोग कि चिरांद जो है वो बिहार के सारण जिला में है। किस जिला में है, तो सारण जिला में, ठीक। सुनिए, लिख तो रहे शॉर्ट में पर सुनिए, ठीक है, नोट्स तो मिलेगा ही, ठीक है। तो चिरांद है कहाँ, तो बिहार के सारण जिला में। यहाँ से हम लोग को क्या मिला है, तो यहाँ से हम लोग को हिरण के हड्डियों के बना हुआ औजार मिला है। हिरण के हड्डियों से बना हुआ औजार हम लोगों को कहाँ से मिला है, किस स्थल से मिला है, तो चिरांद से मिला है। और चिरांद है कहाँ, तो बिहार के सारण जिला में है। समझ में आ गया होगा। और ये किस काल से संबंधित है, तो ये नवपाषाण काल से संबंधित है। तो इतना बात जो है, इतना स्थल जो है नवपाषाण काल से संबंधित है और ये स्थल बहुत ज़्यादा प्रमुख होता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ से हम लोगों को नवपाषाण काल के बारे में अच्छा से जानकारी हो पाया है। और भी स्थल है जहाँ से हम लोग को इस काल के बारे में जानकारी हुई, ठीक है। और इस नवपाषाण काल के बारे में हम लोग को किसने बताया है ना, किसने जानकारी दिया, तो सर जॉन लुबाक ने। कब, तो 1865 ईस्वी में। यहाँ तक के आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया, कोई दिक्कत, और आप लोग को भी, ठीक है। चलिए तो अब हम लोग क्या करते हैं कि अलग अलग से जो फैक्ट होते हैं उसको जान लेते हैं। स्थल जो था, ये सब क्या थे, स्थल थे।
तो ये हम लोग स्थल जान लिए। सबसे पहले जाने थे पूरा पाषाण काल के जो स्थल थे, फिर इसके बाद मध्य पाषाण काल के जो स्थल है इसके बारे में हम लोग जाने, ठीक है। फिर इसके बाद हम लोग नव पाषाण काल के स्थल के बारे में जाने कि मेहरगढ़ है जो पाकिस्तान के बलूचिस्तान में, यहाँ से हम लोग को सबसे पहले कृषि करने का साक्ष्य मिला है, जौ गेहूँ ये सब बोने का, फसल करने का साक्ष्य हम लोग को मिला है। फिर इसके बाद लोहरा देव ये उत्तर प्रदेश में है, यहाँ से भी हम लोगों को खेती करने का साक्ष्य मिला है, जिसका काल बताया जा रहा है 8000 ईसा पूर्व। इसका मतलब सबसे पहले ये हुआ। फिर इसके बाद बुर्ज होम है ना, जो कश्मीर में, यहाँ से हम लोग को गर्त आवास मिला है, और साथ साथ यहाँ से हम लोग को मालिक के शव के साथ कुत्ते के शव को दफनाए जाने का भी प्रमाण हम लोग को मिला है, ठीक है। फिर इसके बाद गुफकराल है, ये भी कश्मीर में है, यहाँ से हम लोग को मृद भांड मिला है, और क्या मिला है, गर्त आवास मिला है, ठीक है। मिप कलिहल है, तो ये उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर के बेलन घाटी के पास से हम लोग को दो प्रजाति के चावल का प्रमाण मिला है, मतलब साक्ष्य मिला है। चिरांद जो बिहार के सारण जिला में है, यहाँ से भी हम लोगों को हड्डियों के बना हुआ औजार का प्रमाण मिला है, ठीक है। तो उम्मीद करते पूरा आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग अलग से कुछ फैक्ट जान लेते हैं, ठीक है। देखिए चिल्कोलिथ है ना, देखिए इस काल के बाद एक ताम्र पाषाण काल आता है, जब तांबा का खोज हुआ। नव पाषाण काल के बाद तांबा कॉपर का खोज हुआ है ना, जिसे ताम्र पाषाण काल बोला गया। ताम्र मतलब तांबा, पाषाण मतलब उस वक्त तो पत्थर का भी तो यूज होता था ना, काल मतलब समय, तो ताम्र पाषाण काल उसको बोला गया है ना, जिस वक्त तांबा का खोज हुआ। तो इसके बारे में हम लोग का ज़्यादा विकास जो हुआ है हड़प्पा सभ्यता में हुआ है, तो हड़प्पा सभ्यता में इसके बारे में हम लोग जान लेंगे, ठीक है। तो नव पाषाण काल के बाद जो काल है, छोटा सा काल है, जिसको ताम्र पाषाण काल बोला जाता है, ठीक है। समझ में आ गया। तो एग्जाम में सवाल पूछा जा सकता है, सबसे पहले किस धातु का खोज हुआ है, तो तांबा का, कॉपर का, ठीक है। अब आगे हम लोग देख लेते हैं कि ताम्र पाषाण काल को चिल्कोलिथ बोला जाता है, ठीक है। ताम्र पाषाण काल को क्या बोला जाता है, चिल्कोलिथ बोला जाता है, ठीक है। चलो फिर इसके बाद पूछा जाएगा कि नव पाषाण काल को क्या बोला जाता है, तो मेगालिथ बोला जाता है। क्या बोला जाता है, मेगालिथ बोला जाता है। एग्जाम में पूछा जा सकता है कि मेगालिथ किसको कहा जाता है, तो आप बता दीजिएगा नव पाषाण काल को मेगालिथ कहा जाता है। समझ में आ गया कि मेगालिथ किसको कहा जाता है, तो नव पाषाण काल को मेगालिथ कहा जाता है। फिर इसके बाद आता है मध्य पाषाण काल, ठीक है। तो मध्य पाषाण काल को बोला जाता है माइक्रोलिथ बोला जाता है, ठीक है। तो माइक्रोलिथ किसे कहा जाता है, तो मध्य पाषाण काल को माइक्रोलिथ बोला जाता है। माइक्रो मतलब छोटा, सूक्ष्म, लिथ मतलब पत्थर। इसमें मध्यकाल में थोड़ा सा छोटा पत्थर हुआ था ना, मध्यकाल में, इसमें पूरा पाषाण काल की तुलना में इससे भी छोटा तो हुआ था नव पाषाण काल में, लेकिन पूरा पाषाण काल की तुलना में तो हुआ था ना, इसलिए इसका नाम पड़ गया माइक्रोलिथ, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं ये सारा आपको समझ में आ गया होगा, ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम लोग एक अलग से रैंडम फैक्ट जान लेते हैं कि सबसे पहले है ना गिरवर्णीय मृद भांड एक जगह का नाम है, ठीक है। देख लीजिए हस्तिनापुर, ठीक है। हस्तिनापुर है कहाँ, तो ये हरियाणा में है, ठीक है, हरियाणा में। तो यहाँ से सबसे पहले हम लोगों को है ना, यहाँ से हम लोगों को मिला है गेरुवर्णीय मृद भांड। क्या मिला है, गेरुवर्णीय। गेरु मतलब गेरुआ, वर्णीय मतलब रंग, मृद भांड मतलब मिट्टी का बर्तन। तो गेरुआ रंग का मिट्टी का बर्तन हम लोग को कहाँ से मिला है, तो हस्तिनापुर से मिला है। और ये हस्तिनापुर है कहाँ, तो वो हरियाणा में है। कहाँ पे है, हरियाणा में। तो एग्जाम में पूछा जा सकता है कि गेरुवर्णीय मृद भांड हम लोगों को कहाँ से मिला, गेरुवर्णीय मृद भांड का साक्ष्य हम लोग को कहाँ मिला, तो हस्तिनापुर से। गेरुवर्णीय, गेरुआ रंग का मिट्टी का बर्तन किससे बनाएगा, आदमी हाथ से बनाएगा ना, तो याद कर लीजिएगा कहाँ पे, हस्तिनापुर। हाथ से बनाया हस्तिनापुर, और हस्तिनापुर कहाँ है, तो ये हरियाणा में,
ठीक है। तो यहाँ से 2-3 सवाल आराम से कर सकते बनाया जा सकता है कि हस्तिनापुर कहाँ पे है, किस राज्य में है, तो ये हरियाणा में है, ठीक है। और हस्तिनापुर से क्या मिला, तो गेरुवर्णीय मृदभांड मिला। और गेरुवर्णीय मृदभांड कहाँ से मिला, गेरुवर्णीय मृदभांड का साक्ष्य कहाँ मिला, तो हम लोग को हस्तिनापुर में मिला, ठीक है। बात समझ में आ गया। चलिए फिर इसके बाद पूछा जा सकता है ना, एक जगह है कोल्डीवा, क्या है, कोल्डीवा। तो कोल्डीवा जो स्थान है, एक जगह का नाम है, यह है उत्तर प्रदेश में। कहाँ है, प्रदेश, ठीक है, उत्तर प्रदेश में। तो यहाँ से हम लोगों को मिला है चावल का प्रमाण। किस चीज़ का प्रमाण मिला यहाँ से हम लोग को, तो चावल का प्रमाण मिला है, ठीक है। तो सबसे पहले चावल कहाँ पे मिला है, चावल, इसको हम लोग लिख सकते हैं धान, ठीक है। तो चावल या धान का प्रमाण हम लोगों को कहाँ से मिला है, तो ये मिला है कोल्डीवा, जो उत्तर प्रदेश में है। बात समझ में आ गया। चावल किस वक्त बोया जाता है, ठंडी में ना, गर्मी में, चलो अगर ठंडी में बोया ठंडी में तो गेहूं बोया। ओ, ठंडी में अगर हमको ध्यान नहीं है, लेकिन ठंडी में बोया जाता तो इससे ज़्यादा कर जाता ना, ठंडी मतलब कोल्डीवा। तो कोल्डीवा कहाँ मिला, चावल कहाँ मिला, तो कोल्डीवा में मिला, है ना। एक याद करने का तरीका हो जाता है, ठीक है। ट्रिक कुछ नहीं होता है, ठीक है ना। ट्रिक क्या होता है, ट्रिक को भी याद करो और आपका जो आंसर उसको भी याद करो, तो क्या फ़ायदा ट्रिक याद करने से, ठीक है। मेनली जो है ना, कोई आदमी क्या करता है, किसी बात को ना अपने मन में एक पैटर्न सोच के याद कर लेता है, ठीक है। तो वो आदमी कभी भी नहीं भूलता। जैसे कि ये है, इसका पैटर्न हम ढूंढ लिए थे मन में, 1863 है, फिर 65 है या 67, 2-2 साल का गैप है, 63, 65, 67, है कि नहीं। और उसके बाद हम क्या सोचे कि 67 को पहले कर दे, इसको याद हो गया, हम रटे नहीं, बस थोड़ा सा पैटर्न बना लिए कि 1863 है, 65 है, 67 है, 2-2 साल का गैप करके, ठीक है। तो पहले हम मध्य पाषाण काल के बारे में जानकारी, पहले कह सकते हैं नवपाषाण काल के बारे में जानकारी हुआ था, लेकिन इसका काल देखा गया होगा, तो इसका काल क्या था, बाद का था, इसलिए इसको बाद में डाल दिया गया, है कि नहीं। तो इससे हम लोग अपने मन में एक पैटर्न सोच लिए तो याद हो गया। तो आप भी कभी भी हिस्ट्री हो या कोई भी सब्जेक्ट हो, हिस्ट्री में तो ज़्यादा डेट होता है ना, तो आप उसको एक पैटर्न से याद कीजिएगा, एक मन में कुछ बना के कहानी जैसा या एक पैटर्न बना के याद कीजिएगा, ताकि क्या होगा कि आप उसको भूलिएगा नहीं। और ट्रिक के चक्कर में रहेगा तो ट्रिक भूले मतलब उसका जवाब भी भूले, है कि नहीं। तो आप ट्रिक है ना, इसके चक्कर में नहीं आएगा, डायरेक्ट आप पैटर्न सोचिएगा, वो बहुत ही काम आएगा, या रट लीजिए उसको, है ना। ट्रिक क्या होगा कि एग्जाम में अगर ट्रिक भूल गए तो उसका जवाब भी गया, ट्रिक भी, सब कुछ गया, खत्म, है कि नहीं। तो ट्रिक नहीं, पैटर्न सोचिए, ताकि पैटर्न याद आ जाता है कि नहीं। चलिए, तो अब हम लोग यहाँ तक देख लिए, ठीक है। अब इसके बाद अगर हम लोग को अगर बोला जाए कि शैल चित्र कहाँ से मिला, तो भीमबेटका से मिला। फिर बुर्ज होम में क्या मिला, तो गर्त आवास मिला। बात समझ में आ गया। चलिए, तो अब हम लोग का लगभग पाषाण काल पूरा कंप्लीट हो ही गया, लगभग क्या पूरा हो ही गया, कुछ एक आध दो बाकी होगा, तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे, ठीक है। इसमें हम लोग को अगर देखा जाए तो हाँ, ये भी एग्जाम में सबसे पहले पूछा जा सकता है, ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि सबसे पहले मानव का कंकाल कहाँ से मिला, मानव का कंकाल कहाँ से मिला। तो हम बता चुके थे, पहले ही क्लास में बता चुके थे कि मानव कंकाल कहाँ मिला है। तो ये मानव कंकाल कहाँ मिला है, तो ये मद्रास के पल्लवरम में, ये बताए थे ना। तो मद्रास के पल्लवरम में, ठीक है। तो मद्रास के पल्लवरम से हम लोग को सबसे पहले मानव का कंकाल मिला, ठीक है। बात समझ में आ गई होगी, है ना। तो ये सारा को आप अच्छे से नोट कर लीजिए। फिर इसके बाद इसका आप, है ना, 2 कॉपी बनाइएगा, एक रफ का, एक फेयर का। फेयर में एक पे लिखिएगा और एक पे छोड़िएगा, ताकि आप अलग बहुत सारे किताब पढ़िएगा तो उसमें कुछ ना कुछ नया बात मिलेगा, ठीक है। क्योंकि कोई भी टीचर हो या कोई भी किताब हो, पूरा बात तो नहीं रहता है। 10 गो किताब पढ़ेगा, 10 गो नया बात होगा, किस किताब में छूटा होगा, किस किताब में ज़्यादा होगा। उसी तरह हम भी पढ़ा रहे हैं, कुछ बात छूटा होगा किसी किताब के अनुसार और कुछ बात उस किताब से ज़्यादा बता दिए होंगे, है ना। तो आप लोग क्या कीजिएगा कि इसको अच्छे से नोट्स बनाइएगा, एक रफ और एक फेयर। रफ क्लास में नोट कीजिएगा और फेयर उस रफ की मदद से, या हम नोट्स देंगे उसकी मदद से आप अच्छा सा एक फेयर में बनाइएगा और एक पेज एक्स्ट्रा छोड़ के, ठीक है। ताकि नया बात अगर जब भी जाने तो उसमें डाल दीजिएगा, नहीं जाने तो कोई बात नहीं, ठीक है। तो यहाँ तक हम लोग का ख़त्म हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अब, है ना, हड़प्पा सभ्यता के बारे में जानेंगे। और हड़प्पा सभ्यता लगभग अच्छा से हम लोग पढ़ेंगे, दम बढ़िया से, दम डीप से। तो 3 से 4 दिन हड़प्पा सभ्यता को पढ़ने में हम लोग को लगेगा, ठीक है। और इतिहास एक विज्ञान है, न इससे ज़्यादा न इससे कम। यह बात किसने कहा,
बिगड़ी ने कहा। ठीक, इसको भी आप लोग नोट कर लीजिए कि इतिहास एक विज्ञान है, न इससे ज़्यादा न इससे कम। यह बात किसने कहा? तो बिगड़ी ने कहा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं सारा आप लोग को अच्छा लगा होगा। ठीक है, तो हमसे पढ़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमसे जुड़े रहें। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।